वेलकम बैक टॉम राइडर किंग एपिसोड नंबर 3। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट एपिसोड में जो हिंसू को अचानक से नोटिफिकेशन दिखता है और उसे अपने आप में काफ़ी अजीब तरह की पावर महसूस होने लगती है और अब जिहिंसू को दूसरे देश जाना है टॉम्ब ऑब्जेक्ट ढूंढने, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। तभी उसके कुछ जानकार आदमी आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। उस बंदे का कहना है कि वो जो हिंसू का सीनियर है, इसीलिए उसको अपना सिर झुकाना चाहिए। इसका नाम यांगटे पार्क है और ये गली का गुंडा है जो अपनी बहन के साथ ब्रोकर का काम करता है। स्कूल टाइम से ही जो हिंसू को पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए जो हिंसू ने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया था। जो हिंसू ने तो सोचा था कि कुछ टाइम काम करने के बाद वो नौकरी छोड़ देगा, लेकिन यांगटे ने उसको नहीं छोड़ा और एक गुलाम के जैसे ट्रीट करता रहा और समय समय पर उसकी बेइज्जती भी करता रहा। जो हिंसू कोई जवाब नहीं देता तो एक बंदा उसके पास आकर उसको डांटने लगता है, पर तभी जो हिंसू अपने पंच का इस्तेमाल करता है और उसे दूर गिराता है और अपने पिछले काम की सैलरी मांगता है। लेकिन वो गधे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब मिलकर उसको धूल चटा देंगे और वो अकेला क्या ही कर पाएगा। यही सोचकर यांगटे उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जो हिंसू पहले उसका मुंह तोड़ता है और फिर अपने घुटने को उसके जबड़े पर जोर से दे मारता है। वो लोग हैरान थे कि एक डरपोक सा लड़का इतना ताकतवर कैसे बन गया। फिर वो सब एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और जो हिंसू आसानी से लात मार मार कर सबको टेक डाउन कर देता है। जो हिंसू अच्छी तरह से जानता है कि वो उनसे लड़ाई इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने 15 साल डिफेंस ट्रेनिंग ली थी। भले ही उसने डिफेंस ट्रेनिंग ली है, लेकिन जो हिंसू को जल्दी ही इस फाइट को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर दिक्कत आ सकती है। फिर यांगटे जो हिंसू को खत्म करने के लिए एक चाकू निकाल लेता है और जो हिंसू उसे देखते ही पहचान जाता है कि वो एक रियलाइक है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इतना एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट यांगटे के पास क्या कर रहा है। खैर, वो अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट आसानी से किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। यांगटे हमला करने के लिए आता है तो जो हिंसू उसके अटैक से बचते हुए उसका हाथ पकड़ता है और वो चाकू उसी के गले पर लगा देता है। उसका इरादा यांगटे को मारने का नहीं होता, इसीलिए जो हिंसू चाकू को उससे छीन लेता है और उसको पकड़ते ही जो हिंसू को एक अलग सी ताकत महसूस होती है और उसमें ट्रांसपेरेंसी देखने की एबिलिटी आ जाती है और वो सामने खड़े दुश्मनों के ऑर्गन को साफ साफ देख सकता है। वो लोग वापस से हमला करने आते हैं तो जो हिंसू अचानक से गायब हो जाता है और चाकू से उन पर अटैक कर देता है। जो हिंसू वापस से उनके सामने आता है और कहता है कि उसका खून खराबा करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उनके पास जो कुछ भी है वो जल्दी से उसको दे दे। तो फिर वो सब लोग अपना सारा सामान जो हिंसू को दे देते हैं। उसके जाने के बाद यांगटे अपनी बहन को कॉल करके बताता है कि उस डरपोक लड़के जो हिंसू ने उनको पीटा और सारा सामान लूट लिया। उनकी बात सुनकर बड़ी बहन को इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि एक डरपोक लड़का उसके भाई और दोस्तों को कैसे पीट गया। लेकिन उस दीदी का दिमाग तब खराब हो गया जब उसे पता चला कि जो हिंसू उस बुद्ध स्टैचू को भी साथ ले गया जो बहुत कीमती था। दीदी उन सबको धमकी देती है कि वो जल्दी से जाकर उस बुद्ध स्टैचू को वापस ले आए, नहीं तो जो हिंसू ने तो उनको छोड़ दिया था लेकिन उसके हाथों वो जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद जो हिंसू उस बुद्ध स्टैचू को एक एंटी आर्ट सेंटर पर लेकर जाता है और उसे बेचने की कोशिश करता है, लेकिन दुकानदार का कहना है कि वो तो बस एक मामूली सा स्टैचू है और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे दुकानदार का उसे खरीदने में कोई फायदा हो। ये सुनकर जो हिंसू को यांगटे पर गुस्सा आता है क्योंकि वो एक्टिंग तो ऐसे कर रहा था मानो ये स्टैचू लाखों करोड़ों कीमत का है। फिर जो हिंसू स्टैचू को लेकर जाने लगता है तो उसे रियलाइज होता है कि जरूर इसमें कोई ना कोई बात है।
क्योंकि उसकी आर्कियोलॉजिस्ट स्किल कभी झूठ नहीं बोलती। जुहिनसू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि स्टैचू के अंदर कुछ रखा हुआ है, मगर जुहिनसू को उस पर यकीन नहीं होता। लेकिन एक बात सोचने की है कि यांगटे पागल थोड़ी है जो वो इसे साथ में यूं ही लेकर घूमेगा। इसलिए जुहिनसू स्टैचू को हिलाने लगता है तो उसे आवाज आती है। अंदर क्या है ये देखने के लिए जुहिनसू उसको एक ही बार में चाकू से टुकड़ों टुकड़ों में काट देता है। उसके अंदर से एक बोतल निकलती है जिसमें नशीला लिक्विड रखा हुआ था और उसकी एक दो बूंद भी काफी खतरनाक है। जुहिनसू समझ जाता है कि वो गधे सबको धोखा देकर इल्लीगल काम कर रहे हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग का धंधा चलाकर नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। इन सब का भंडाफोड़ करते हुए जुहिनसू सारी बात अपने डिटेक्टिव ऑफिसर भाई को बता देता है और इसके लिए उसे इनाम भी मिलेगा। वहीं जियांग गैलरी में यांगटे की बहन प्रेसिडेंट से बात कर रही थी और प्रेसिडेंट उस पर चिल्ला रहा था क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। तभी जियोनवू यांगटे को अरेस्ट करके वहां पर ले आता है और बताता है कि उसका भाई ड्रग ट्रैफिकिंग के अपराध में पकड़ा गया है, जिस पर बहन सफाई देती है कि वो तो सीधे साधे लोग हैं जो आर्ट गैलरी चलाकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जियोनवू उसकी बातों में नहीं आता क्योंकि उसके पास पक्के एविडेंस हैं जो ये बात साफ करते हैं कि वो दोनों यहाँ पर गैर कानूनी काम कर रहे थे और साथ में उनके वेयर हाउस भी सील कर दिए गए हैं जहां उनका सामान रखा जाता है। ये सुनकर यांगटे की बहन परेशान हो जाती है क्योंकि वो काफी सीक्रेट थे और कोड भी उसका किसी को मालूम नहीं था। लेकिन बहन अभी भी ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है और वो लोग मुंह उठाकर वहां आ गए। क्या उनके पास कोई सबूत भी है? ये सुनकर जियोनवू लाइव कॉल कर देता है जहां रेड पड़ रही थी और जांच में उन्हें ड्रग्स मिले हैं। रही बात कोड की तो वो उन्होंने जुहिनसू की मदद से अनलॉक कर लिए क्योंकि उसको वो सब याद थे। ऐसा इसीलिए जब जुहिनसू वहां पर काम करता था तो उसने सब कोड देख लिए थे और वो उसके दिमाग में छप चुके थे। अब तो दीदी की भी हेकड़ी निकल गई और पुलिस वाले मदद के लिए जुहिनसू को शुक्रिया बोलते हैं। खैर जुहिनसू को भी मजा आया उनका काम तमाम करने में क्योंकि वो साले उसे परेशान किया करते थे। जुहिनसू दीदी से बात करता है और जेल जाने के लिए उसका मजाक उड़ाता है तो दीदी उसे धमकी देती है कि इस नुकसान का बदला लेने वो जरूर आएगी। रात होने पर जुहिनसू जब घर जा रहा था तो जियोनवू उसको मैसेज करके अप्रिशिएट करता है और बताता है कि उसकी बहादुरी का इनाम उसको जल्दी ही मिल जाएगा। इन सब से जुहिनसू खुश होता है क्योंकि पैसा भी मिलेगा और कीमती ऑब्जेक्ट की लोकेशन का तो उसे पता है ही। लेकिन इन सब से पहले जुहिनसू को उस हरामी वोन से बदला लेना है। पर तभी जुहिनसू की नज़र सामने जाती है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका घर अपनी जगह से गायब हो चुका था। जुहिनसू को समझने में देर नहीं लगी कि ये जरूर टॉम्ब ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ है। आसपास के लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और वो एक दूसरे पर ही चिल्ला रहे हैं। जुहिनसू को याद है कि पिछली बार उसके रूममेट ने कॉल करके बताया था कि उसका घर गायब हो गया है, लेकिन ज़्यादा काम होने से जुहिनसू नहीं आ पाया था और जब वो अपना काम खत्म करके वहाँ वापस आया तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से उठा लिया गया था। लेकिन इस बार जुहिनसू ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर हक सिर्फ उसी का है। तभी जुहिनसू की नज़र पास खड़े ऑफिसर पर जाती है जो सिविलियन को डांट रहा था और उन पर चिल्ला रहा था, साथ में वो उनको गन पॉइंट पर भी ले रहा था। इस बात से नाराज होकर जुहिनसू उसको एक जबरदस्त लात मारता है और उसकी ड्यूटी याद दिलाते हुए कहता है कि उसे इस बात की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आम लोगों के साथ बुरा सलूक करे। इस बात के लिए ऑफिसर माफी मांगता है क्योंकि इतने सारे आदमियों में वो पैनिक हो गया था और सिचुएशन हाथों से निकल रही थी। इसके बाद जुहिनसू उस ऑफिसर से जानने की कोशिश करता है कि यहाँ पर इतने सारे आर्मी जवान क्यों इकट्ठा हुए हैं
लेकिन वो ऑफिसर कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन जुहिनसू को शक है कि ये सब उस ऑब्जेक्ट के लिए ही यहाँ पर आए होंगे, इसलिए वो ऑफिसर पर जोर देता है कि आम जनता के सवालों का जवाब देना उन लोगों का काम है, इसलिए वो जल्दी से बता दे कि वो यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं। थक हार कर ऑफिसर बता देता है कि वो सब उस टॉम्ब को खोलने के लिए वहाँ पर एक ब्लास्ट करने वाले हैं ताकि देख सके कि उसके अंदर क्या है। जुहिनसू जानता है कि उस टॉम्ब को खोलने के लिए इतना काफ़ी नहीं होगा, खैर उसे क्या, वो तो अपना काम करेगा, इसलिए ऑफिसर को थैंक यू बोलकर जुहिनसू वहां से निकल जाता है। फिर हम उस टॉम्ब के दूसरी ओर अमेरिकन एजेंट लिंडा वालकर को देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। साथ में वो उस फोन वाले आदमी से ज्यादा सवाल ना करने को कहती है क्योंकि वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। फिलहाल वो फोन वाला आदमी लिंडा को ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने को बोलता है। तभी वहां पर जापानीज एजेंट कियोशी एबे आता है और लिंडा से बात करने लगता है। बातें करते हुए उन दोनों की ऑब्जेक्ट को लेकर बहस हो जाती है कि कौन से देश को ऑब्जेक्ट की ज्यादा जरूरत है, और पास खड़ा जुहिनसू उनकी बातों को सुन रहा था और मौका देखते ही चुपके से अंदर चला जाता है। वहां पर उसे टॉम्ब ग्लिफ्स दिखते हैं जो कि एक तरह का निशान है और इसमें हिडन लैंग्वेज में अंदर जाने का रास्ता छिपा हुआ है जो बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पर है और अंदर किस तरह के ट्रैप लगे हुए हैं। जुहिनसू उनको समझने की कोशिश करता है पर अचानक से उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है और बताता है कि जुहिनसू ने दूसरी स्किल को अनलॉक कर लिया है जो लैंग्वेज बोलने और समझने में मदद करेगी। अब जुहिनसू को बस 2 स्किल और कलेक्ट करनी है और फिर 2 और बाकी रह जाएंगी। इसके बाद एक नदी किनारे पर भी एक ग्लिफ्स वाला निशान उभर आता है और उसको काटने के लिए जुहिनसू अपना चाकू निकालता है और एक स्लैश मारता है जिससे उस निशान में से तेज रोशनी निकलने लगती है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या उस निशान से कोई नया रास्ता निकला है या वो निशान कोई और बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।